टीवी में मुजाहिर बल्दी आपको खुशामदीद करता है और लगता है कि हुकूमत के मसाइल और मुश्किलात ख़ास तौर पर माशी यानी इक़्तिसादी फ्रंट पर कम ही नहीं हो रहे। डॉलर की उड़ान जारी है, पेट्रोल भी आगे महंगा करना पड़ रहा है, गैस नायाब है और तो और जिसे मारूफ इस्तिलाह में या मानों में कहा जाता है कि इक़्तिसादियात का बैरोमीटर होता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ख़बर आई है कि आज वो क्रैश हो गया है और एक मारूफ अंग्रेज़ी अखबार ने इसे ब्लड बाथ करार दिया है। वाकई ऐसे ही है। हमारे साथ हैं मोहतरम अहमद चुनाई साहब। अहमद चुनाई साहब से मेरा सलाम दुआ CPLC के ज़माने के है जब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अब पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज में मुझे बताएंगे साहब के ये जो बताइए कैसे। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं, अभी मैं AKD साहब से बात करने की कोशिश कर रहा था कि 3-4 लोग हैं, वो जब चाहते हैं उठा देते हैं, जब चाहते हैं बिठाल देते हैं, जब चाहते हैं क्रैश कर देते हैं। पहले तो ये बताइए ऐसे ही है अहमद भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जय साहब, जो दुनिया का परसेप्शन है वो गलत है। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि ये 3-4 क्या 15-20 लोग भी साथ मिल जाए तो शायद कुछ नहीं हो सकता। और ये मार्केट अब ये मेजर प्लेयर्स के हाथ में भी नहीं है। ये मार्केट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें शामिल हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे शामिल हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं, और ये सारे लोग जो हैं वो मिलकर इस मार्केट में अपना सरमाया लगाते हैं। आज मार्केट गिरने की सबसे बड़ी वजह अगर आप कहें, और मैं आपको बिल्कुल, जो कल ट्रेजरी बिल का ऑप्शन हुआ है जिसमें मार्केट रेट से 2% ज़्यादा पे जो है वो काम हुआ है, और स्टेट बैंक ने 2% ज़्यादा पे ट्रेजरी बिल डिस्काउंट किए हैं, तो फिर जो हमारा यहाँ का जो बेसिक इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें भी 2-2.5% जो है वो बढ़ोतरी आएगी जब ये इसका अगला अनाउंसमेंट आएगा। ठीक है अहमद भाई देखें अहमद भाई, मैं तो माशियात का आदमी नहीं हूँ ना, मैं टेक्निकली समझता हूँ। मैं तो देखता हूँ जी डॉलर भाई 175 कैसे हो गया, पेट्रोल 147 का क्यों हो गया, इसी तरह जब गैस नहीं मिलेगी तो मैं ये करूँगा, महंगाई डबल डिजिट में चली गई। इसलिए मैं आसान माने पूछूंगा कि जब ये कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, कहते हैं जी वो गरीब मेहनत कश मिडिल क्लास के लोगों के अरबों रुपए डूब गए। क्या ऐसे ही होता है अहमद भाई? फिर भी उधर आते देखिए, जाहिर है 2200, 2300, 2400 पॉइंट माइनस जाए और फिर 2135 से बंद हो तो एक बहुत बड़ा टर्मोइल जरूर आता है। उसमें छोटे क्या बड़े क्या सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनका जो है कम हो जाता है। मगर एक बात बिल्कुल याद रखें कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं है, बिलखुसूस पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ये लोगों को जहन में रखकर लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप देखें तो हमारी मार्केट का ट्रेडिशनल पे आउट डिविडेंड जो है वो 7 से 8% है, और इसके बाद कैपिटल यील्ड जो है वो 17 से 18% है। ये हिस्टोरिक 10 साल का जो है वो तजुर्बा है। और साथ साथ ये भी है कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो 25% रिटर्न ईयरली स्टॉक एक्सचेंज दे जाता है। तो ये 8, 9, 10% का इंटरेस्ट रेट जो है वो उसमें कोई हैसियत नहीं रखता। अगर मैं ये कहूं कि जो अगर स्टॉक एक्सचेंज वाकई एक ऐसा इदारा होता जहां लोगों के अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए डूबते, तो इस तरफ लोग आते क्यों? और गालिबन रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद भी शायद पहले के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन फिर मैं आपसे कहूं कि क्या हम इसे स्टॉक एक्सचेंज को आमतौर पर कहते थे ना कि ये बैरोमीटर होता है, मजमूई तौर पर जो माशी सूरत हाल है बाहर अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे ना। अगर आप GDP को देखेंगे, मैं तफसील जाऊँगा, ट्रेड डेफिसिट को अगर आप देखेंगे, कर्ज़ों को देखेंगे, $3 अरब सऊदियों ने दिए तो कुछ हालात बेहतर हुए, $1 अरब IMF से मिले तब हुआ। तो इसको हम जोड़ें कि मजमूई तौर पर जो मुल्की कौमी मईशत है, इक़्तिसादियात है, उसके असरात इस पर पड़ते हैं अहमद भाई? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तरक्की का बैरोमीटर होता है, और स्टॉक एक्सचेंज जब गिरता है तो हर तरफ से ये आवाज आती है कि मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, बात यह है कि हमने इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा करनी है, $8 बिलियन के करीब हमारी इंपोर्ट्स हो गई है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लेट से $3 बिलियन की है, पर मंथ की हम बात कर रहे हैं। तो $5 बिलियन का डेफिसिट एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, और इस डेफिसिट को काबू करने के लिए कोई ड्रास्टिक स्टेप्स लेने होंगे कि जहाँ हमारे इंपोर्ट्स को हमें कंट्रोल करना होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। डॉलर की जो डिवैल्यूएशन है वो भी इसी सिलसिले की है। तो ये सारी जो है वो इस बात की गमबाजी कर रही है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी में
मसले मसाइल मौजूद हैं। और जहां स्टेट बैंक को ऑटोनमस स्टेटस देने की बात करते हैं, वहाँ स्टेट बैंक इस बात का भी ख्याल रखे कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है। हम ये समझते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा इन्फ्लेशन काबू में आता है। इट्स दी अदर वे अराउंड शायद, क्योंकि मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है हमारी इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ, हमारा इन्फ्लेशन। अच्छा, लेकिन एक और बात है, एक और बात बता दीजिए, यानी मैं अहमद भाई तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो 3-4 नाम लिए जाते थे, अब आप नहीं कहते कि स्टॉक एक्सचेंज ये 3 बड़े खिलाड़ी जो हैं, या और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि वो इसको रन करते हैं, जैसे मैंने कहा था पहले, उठाते हैं, गिराते हैं, क्रश कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब ये 3-4 आदमियों के हाथों में नहीं रहा। मारूफ नाम थे, उनमें से एक से मैं रब्ता भी करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है बिल्कुल स्पेसिफिक। अहमद भाई देखिए, ये परसेप्शन हमेशा से गलत रहा है, कभी भी ऐसा नहीं रहा। परसेप्शन तो है, परसेप्शन तो रहा अहमद भाई, परसेप्शन तो रहा, परसेप्शन तो ये रहा कि 3-4 लोगों जो है वो, सॉरी टू से मुजाहिद भाई, ये गलत परसेप्शन रहा है। इसकी वजह ये है कि बड़ी है कि मार्केट इन 3-4 लोगों का वॉल्यूम नहीं देखती, मार्केट ओवरऑल वॉल्यूम देखती है कि ओवरऑल लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। और इसमें ये 3-4 लोगों से ज़्यादा, मैं आपको ये आज बताता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो बड़ी भरपूर बाइंग करते हैं। फिर इसके बाद हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो बाइंग करती हैं, बैंक्स बाइंग करते हैं। तो ये सारे मिलकर मजमूई तौर पर मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट बड़ी हसास मार्केट है। यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो भी मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, और लोग प्रिजम्पशन पे ज्यादा जाते हैं। तो फिर मैं अहमद भाई ये कहूं कि कल लोग जो है फरागदिल से, खुले दिल से, जेबें भरकर, चेक बुकें लेकर आपके स्टॉक एक्सचेंज में आए? देखिए, इस वक्त जो मार्केट लेवल्स हैं वो बड़े लो हो गए हैं। मैं ये पर्सनली जाती तौर पे समझता हूँ कि ये बाइंग लेवल्स हैं कि लोगों को इन रेट्स पे बाइंग करनी चाहिए। 2 बड़ी वजूहत में बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले हमारा पे आउट रेट बताया पूरे साल का। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुआवजा करें तो पाकिस्तान का पीई रेट जो है वो बहुत कम है, इससे 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर किसी शेयर की कीमत 5 रुपये है तो मैं समझता हूँ कि वो 20 रुपये होनी चाहिए अगर ये कोटेड होता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या कहीं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारी मार्केट में बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे स्किल्स हैं उसमें लोगों को अच्छी स्टडी और रिसर्च करके जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये मार्केट का उतार चढ़ाव कि आज अगर एक्सचेंज रेट गिर गया या आज अगर 2% हमारा अहमद चुनाई साहब, तो अहमद चुनाई साहब ये यकीन दिला रहे थे, और यकीनन मैंने कहा ना कि काबिल एतबार, बड़े मुतमद और बहुत ही मैंने कहा ना कि स्टॉक एक्सचेंज के गर्म और सर्द को ये समझते हैं। और मैं तो गुफ्तगू करना चाह रहा था अपने आज साबिक मेयर, हमारी पीएसपी के सरबरा, गुफ्तगू उनसे आगाज़ करना चाहता, लेकिन आपको इल्म है कि खबर इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज का हुआ, हालांकि हमारा आम आदमी का क्या ताल्लुक इससे, ये जो करोड़ों अरबों के खेल होते हैं, ऐसे ही गालिबन हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई का भी कोई ऐसा मामला नहीं होगा कोई स्टॉक एक्सचेंज में, इसलिए ताक़ीद नहीं हुई है कि उधर जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा सॉरी, मैं कहा ज़रा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ चला गया, तो मैं आपकी तरफ आऊँ मुस्तफ़ा भाई। बिल्कुल आ जाए, मैं बिल्कुल पैसों में नहीं बैठा मुजाहिद भाई, बिल्कुल फारिग हुए हुए हैं। और मैंने कहा वो परेशानी में हो जाते हैं ना कि लोग अरे भाई पैसे लगे हुए, ये होगा तो कहीं नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हमने कमाए नहीं है, तो इसलिए हमें परेशानी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, पर्सनल तो प्रॉब्लम नहीं, मुल्क की प्रॉब्लम जरूर है। हमें तो पीपल्स पार्टी ने हमारा ऐसा वो हाल कर दिया है कि मैं आता हूँ, लेकिन परेशानियां जो है वो हमें ले डूब गई हैं। ये जो आपका जो पहला लफ्ज़ पीपल्स पार्टी से आया है, तो अभी मुझे खबर, जब मैं आ रहा था स्टूडियो में देख रहा था कि आपका हमारे पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर और अब सरबरा शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। हो सकता है आप नहीं बताएं, वरना फिर वो ऑडियो लीक हो जाएगी मुस्तफा भाई। नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको आपको ना बताई जाए और आपको लीक
से काम चलाना पड़े, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जी बिल्कुल, मेरी कल बात हुई रात में उनसे और हमने डेफिनेटली इस मुल्क में जो हालात हैं उसके ऊपर ही बात की, उसके ऊपर ही गुफ्तगू हुई है। कराची से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कश्मीर तक इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, महंगाई के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिंध में जो और मामलात हैं सारे, अभी लोकल गवर्नमेंट का ये जो बिल है, इन तमाम हवालों से जो है वो बात हुई है। और डेफिनेटली हम सियासी पार्टी हैं और नहीं, ये तो आप सादा बातें बता रहे हैं, सादा बातें बता रहे हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि फिर हम उस ऑडियो का इंतजार करें जो असल में कोई और जारी कर देगा, या हो सकता है आपकी आवाज बदल के कह दे हाँ जी मैं शहर को जरा देखता हूँ, सिंध हुकूमत को हिलाता हूँ, गिराता हूँ, जी आप हेल्प करें, उसमें हाँ जी उधर से जी नहीं मुजाहिद भाई, ऐसी वो तो फिर जाकर मिलकर मुलाकात करके होगी बात, फोन पे तो नहीं करूंगा मैं जो आप बात कर रहे हैं, वो उसकी कोई लीक नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वही बात हुई है, इसी तरह की बात हुई। और ऑन अ सीरियस नोट, जो एवरीबडी इज कंसर्न, डेफिनेटली पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है PMLN, और डेफिनेटली ये जो मामला चल रहे हैं उसमें तो इस मुल्क को कोई अब एक पार्टी नहीं संभाल सकती, जो असर हो गया 3 सालों में। तो किसी एक पार्टी के लिए के बस की बात नहीं है कि इसको संभाल सके, चला सके, और हम सबका एहतराम करते हैं। नहीं तो हम ये समझे ना कि क्योंकि अगर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस वक्त जो आपकी माशाल्लाह जो ज़बान जो है वो बड़ी सख्त आ रही है, बड़े गरज रहे हैं, उन पे चमक रहे हैं, और फिर यकीनन इससे तो वो जो पार्टी इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। NA 133 में देखें कैसा लगा हुआ है, वो शिकवा कर रहे थे मुझसे परवेज़ मलिक के, जी सिंध के सौदागर वहाँ आके बैठ गए, मंडियाँ लगा रखी हैं। देखिए ये सूरत हाल है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, आप भी लगे हैं। तो कहीं इस तरह तो नहीं कि कुछ आगे चलकर हम समझे मुस्तकबिल में किसी एक एजेंडे पर, किसी एक पॉइंट पर आपके इस तरफ भी जा सकते हैं आप, यानी नून लीग के साथ प्रैक्टिकली? देखिए मुजाहिद भाई, तो हमने, मेरी सिराजुल हक साहब से भी बात हुई, जमात इस्लामी के अमीर से, मेरी जो है वो परवेज़ इलाही साहब से भी बात हुई है, मेरी जो है वो शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है, मेरी अवैस नूरानी साहब से और दीगर रहनुमाओं से हमारी बात हुई है। फिर हमारी टीम भी जो है तमाम लोगों से जा रही है, बातचीत कर रही है, मिल रही है। इशू क्या है, देखिए 2 बातें। एक तो अभी आपने जो सवाल किया इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। 2 बातें, हम क्यों ये क्या हो रहा है इस वक्त। देखिए सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 13 सालों से हुक्मरान जमात है, और सिंध इस वक्त इंसानों के रहने की बदतरीन जगह बन गई है। पूरे पिछले 13 सालों में 10,242 अरब रुपए इनको मिले हैं, और आज जो है वो करप्शन, आपकी सोच जहां से ख़त्म होती है वहां से इनकी करप्शन का लेवल शुरू हो रहा है। एक मिसाल दे दूं कि पहले लोग कहते थे कि भाई किसी प्रोजेक्ट में, किसी रोड के बनाने में कितना कमीशन जा रहा है, 10%, 20%, 30%, 40%, 70%, 80%। तो लोग 80, अब आपको मैं बता दूं कि अब कमीशन कैसे जा रहा है। अब ये 70-80% भी नहीं है। अब किसी प्रोजेक्ट को इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑफिसर लगा हुआ, वो जब अवार्ड करता है तो ठेकेदार से पूछता है, हाँ भाई तुम्हारा इस प्रोजेक्ट पे कितना प्रॉफिट है। वो कहता है 13% या 15%। तो वो कहता है ये लो 15% कैश, और ये फाइल पे साइन करो और सारे पैसे प्रोजेक्ट के निकालकर हमारे हवाले कर दो। कि वो सड़क जिसके ऊपर अभी ट्रैक्टर भी नहीं चलाया, उन्होंने झाड़ियां भी साफ नहीं की हैं, वो कागजों पे, फाइलों पे बन गई वो रोड, पैसे निकाल लिए, ठेकेदार को उसका प्रॉफिट दे दिया और सारे प्रोजेक्ट का पैसा रख लिया। ये हो रहा है इस लेवल। वो तो ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि आपके जमाने में लंदन जाता था पैसा, आपको नहीं करा। आपके जब आपके यहाँ शहरी हुकूमत में आप लोग मौजूद थे तो वहां से भी तो लंदन पैसा जाता था। कहां से जाता था मुजाहिद भाई? ये तो अब इसके ऊपर अगर कोई एब्सर्ड किसी की बात करेगा इनमें से, तो 10 सालों 13 सालों से हुक्मरान हैं, तो इनका काम सिर्फ ये तो नहीं किसी भी बोल दे कि लंदन पैसा जाता है। भाई आकर ले आए कि मुस्तफा कमाल ने कितने पैसे लंदन भेजे, उसके सबूत ले आए, हुकूमत इनके पास है। वो इनकी बातों में आप कहाँ, मतलब आप, मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो कॉन्क्रीट बात है। ये तो जो है वो एक वैसी बात है ना, ये भी किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, किसी को अगर शौक है तो आ जाए, बैठ जाए, बात कर ले। लेकिन मैं अभी डेविएट नहीं होना चाहता, नंबर 1। नंबर 2 ये इन्होंने किया क्या है मुजाहिद भाई, वो ये किया है कि इन्होंने जो 2013 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, जिसको हम नहीं मानते, इन्होंने उसमें मजीद तरमीम करके एक नया बिल पास कर दिया है। और उस बिल में इन्होंने ये किया कि जो सिटी गवर्नमेंट के पेरेंट डिपार्टमेंट्स थे, जो कि बाय बर्थ सिटी गवर्नमेंट के एजुकेशन और हेल्थ के इदारे थे, वो सब कुछ उन्होंने यकजंपिश कलम ले लिया और सारे रेवेन्यू के और वेन्यूज ले लिए। और सबसे बड़ा जो काम है इन्होंने किया वो ये किया कि जो मेयर होगा वो शो ऑफ हैंड के बजाय वो सीक्रेट बैलेटिंग से होगा, और मेयर बनने वाले शख्स को लाजिम नहीं है कि वो काउंसलर बने या वो यूसी नाजिम का इलेक्शन जीते। यानी जिस मुल्क में 2 सेनेटर्स बिकते हों,
MNAs बिकते हो, MPs बिकते हो, वहां पर काउंसलर कैसे नहीं बिकेगा, यूसी नाजिम कैसे नहीं बिकेगा? तो अगर आपकी जेब में 2 करोड़ रुपए हैं तो आप अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं भी लेते, आपकी पार्टी नहीं भी लेती, आपका मेयर बन सकता है, ये सिंध में हो सकता है। ये इन्होंने कानून बना दिया। क्यों बनाया ये कानून? के इनका दिमाग जो है वो जागीरदाराना, वडेराना, सरमायादाराना निजाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यूके के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, सब लोग अपने बच्चों को ये वहां पढ़ा रहे हैं। इनसे जरा पूछें कि जिन जमहूरियतों का ये गले फाड़ फाड़ के ऐलान करते हैं, बरतानिया की जमहूरियत और यूरोप की जमहूरियत जैसी जमहूरियत, वहां पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेयर के पास क्या इख्तियारात होते हैं उस जगह पे? लेकिन इनसे मालूम है। कराची को मुस्तफा भाई मुझे इस बात की इजाजत दें कि हम ये कहते हैं हाँ वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, और वो इत्तेफाक से हमारे यहाँ शख्सियत का एक रोल होता है, कोई नहीं कहता। हम पहले इदारे जो है बनते थे, इदारे शख्सियात बनाते थे, शख्स ने इदारा बनाया। आपको जो अगर नंबर 1 मिलता था या आपकी जो जिक्र होता था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर 73 साल में 2001 से लेकर 2010 में आपने कराची को मिसाली शहर बनाया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं था। लोग शहर बनाते हैं 20 साल तक, 30 साल तक, वो बिल्डिंगें, वो सड़कें, वो पुल करते हैं, लेकिन बाद में वो कोलैप्स हो गया। जो आपने काम किया था वो इतना पायदार नहीं रहा। यानी अगर आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तबाह बर्बाद कर दिया, तो बाद के में जो आने वाले थे यहां पे, उन्होंने इसको कौन सा संवार दिया? मुजाहिद भाई, मेरी बनाई हुई एक रोड, मेरे बनाया हुआ एक ब्रिज, मेरा बनाया हुआ एक अंडरपास, आप मुझे शहर में कैमरा लेकर चलें और मेरे साथ चलें और मुझे बताएं कि मुस्तफा कमाल तुमने ये शहर सड़क बनाई थी, ये कोलैप्स हो गई, ये ब्रिज बनाया था, कोलैप्स हो गया। मैं आपके साथ गया था सदर से लेकर वो सोराब गोट तक, वो सड़क का वो हाल नहीं है। याद है होगा आपको, आप 25 मिनट में मुझे ले गए थे अपनी गाड़ी में, लेकिन जब हम आगे गए तो चला उदा, तो गुजरते नहीं, अब तो 1 घंटे में भी नहीं जा सकता। आपको याद होगा। अब सुन ले मेरी बात मुजाहिद भाई, ऐसा है, बिल्कुल याद है, मुझे याद है आप जब गए थे, वो अच्छा टाइम था सारा। मुजाहिद भाई, आप किसी इंसान को 1 हफ्ते तक उसके मुंह ना धोएं, उसके बालों की कंघी ना करें, 1 हफ्ते के बाद उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचानेंगे। ये शहर भी जो है वो सुबह इसके मुंह को धुलाना पड़ता है, इसकी कंघी करनी पड़ती है। आप अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे 10 साल, मुझे 2010 में मैं छोड़कर गया हूं, अभी 2021 से 11 साल हो गए, आप ना उस पर झाड़ू दे रहे हैं, ना उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, ना उसके बालों की कंघी कर रहे हैं, ना उस पर जो उसका मुंह धुला रहे हैं। तो आप, ये तो हमारा बनाया हुआ था, हराम नहीं कमाया था, जो चल रहा है, ये चल रहा है, बड़ी बात है। तो पूरी दुनिया में जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसकी मेंटेनेंस होती है। ये पिछले 10 सालों में ये खाने के और लूटने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया, तो भाई शुक्रिया अदा करें कि हम ये बनाकर गए थे, वरना आज आप अपने घर से नहीं निकल सकते थे। मुजाहिद भाई, मैं इसके ऊपर इंडल्ज नहीं होना चाहता। मेरी अगर आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि मैं जो ये रियल इशू है मैं इससे डेविएट हो रहा हूं, आप मेरी अकाउंटेबिलिटी बाद में कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यस कर रहा हूं कि ये जो पीपल्स पार्टी ने अभी ये बिल पास किया है, ये जमहूरियत, आईन और इंसानियत के खिलाफ काम है। और दूसरे, अगर ये लागू हो गया तो जो दहशतगर्दी खत्म हुई है इस सूबे से, इस शहर से, वहां पर पीपल्स पार्टी अपने इस अमल से दहशतगर्द बनाने जा रहे हैं। जब आप लोगों की जिंदगियों से होप छीन लेंगे, आप मुझे पीने का पानी नहीं देंगे, मुझे नौकरी नहीं देंगे, मेरा कचरा नहीं उठाएंगे, और जो मेरे इदारे थे शहर के 70 सालों से, आप उस पर भी अपनी तादाद के ज्यादा होने की बिना पर आप कब्जा कर लेंगे, तो अगर मुझे आप दीवार से लगाएंगे तो मैं, इस शहर का हर आदमी, हर नौजवान खुदकुशी नहीं करेगा, हर नौजवान अपनी जान नहीं दे देगा खुद से। फिर लोग जो है वो फिर अपनी, अगर मरना ही उनको अगर उन्होंने तैयार हो गए ना, जो आप मार रहे हैं, तो फिर वो मार कर मरेंगे। तो मैं पाकिस्तान के इदारों को ही बोलना चाहता हूं कि कल आप कोई हथियार उठाएगा हाथ में, आप उसको पकड़ने आ जाएंगे, आप उसको दहशतगर्द कहेंगे, वो लापता हो जाएगा। आज पीपल्स पार्टी कल के दहशतगर्द बना रही है, तो ये दहशतगर्द बनाने वालों को लापता होना चाहिए, ना कि बाद में नौजवानों को। ये हमारा कहना है, और अगर ये नहीं मानेंगे इस बात को, तो हम इस पर एहतजाज करेंगे और हर लेवल पर एहतजाज करेंगे, और ये नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी एक है ना कि ये, अगर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, उसका सबब ये है कि चाहे अपोजिशन हो या खुद शहरी जमातें हों, वो भी तो तकसीम हुई। अब जो एक ताकत थी आपकी वो बिखरी और उसी से फ़ायदा उठाया गया। आज जो पहले इस तरीके से थोड़ी आप फरियादी लहजे में, सॉरी टू टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी से चिपका करते थे। पहले आपके हाथ में पावर थी तो आप बराबरी की बुनियाद पर वादा करते थे। इसमें आप लोगों का भी कसूर है, जो शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात बिखर कर, कमज़ोर होकर, एक दूसरे को साथ दस्तों गरेबां हुई।
खैर वो पास में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन एक सवाल यह है कि आपकी ताकत टूटी इसलिए। जवाब सुन लीजिए जी मुजाहिद भाई, जवाब सुन लीजिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, और ये जवाब भी आपको बड़ा जबरदस्त देने जा रहा हूं मैं आपको। सुनिए, वो ये कि तारीख वाइज डिस्कस कर लेते हैं। आज आप जो मुझे ये कह रहे हैं कि ये टूटने की वजह से ये हो रहा है, आपको याद दिलाता चलो, आप जरा तारीख की औराक को उलटिए। 2013 में जब पहली दफा 2013 में इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म करके बिल लेकर आया गया असेंबली में, तो इस बिल को एक्ट बनाने के लिए इसी आपके बानी मुत्तहदा के गवर्नर ने गवर्नर हाउस में बैठकर साइन किए हैं। बराबर में फारूक सत्तार कन्वीनर को बिठाया है और सामने वजीर आला कायम अली शाह बैठकर अपने हाथों से साइन करके ये शहर हवाले किया है आपने। लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब फूलों का गुलदस्ता थे, क्यों? क्योंकि आपको अपनी गवर्नरी चलानी थी, क्योंकि आप 2014 तक नवंबर तक इस हुकूमत का हिस्सा बने हुए थे। ये आज हमें जो ये ख्वारी उठानी पड़ रही है, ये हमारे आप जिनको एक होने की बात, ये उनके एक होते हुए हुआ है सारा कुछ। हम तो आए 2016 में, 2013 में तो सब कुछ एक थे सारे। ये फारूक सत्तार वहां थे, ये आमिर खान वहां थे, ये खालिद मकबूल वहीं थे, ये गवर्नर वहीं था, ये अल्ताफ हुसैन की हेलो चल रही थी। तो भाई शहर में 2013 में जब पहला लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया है, हड़ताल करना था ना आपने, इसको बंद कराना था ना इस शहर को। वहां पर आपने अपनी गवर्नरी चलाने के लिए अपनी बोटी लेकर पूरा बकरा इनके हवाले कर दिया। आज जो कौम को भुगतना पड़ रहा है, बाय द वे, आज भी अगर वो होते ना, तो अभी ये जो आवाज आ रही है मेरी, ये आवाज भी नहीं आती। इसी तरह से गवर्नर को बैठकर साइन कर रहा होता और लोगों को खुद चुप करा रहा होता। मुस्तफा भाई, फिर कई तस्वीरें ऐसी भी महफूज हैं जहां आप और गवर्नर साथ मिलकर तख्तियां लगा रहे हैं, ऐसा भी तो है। आपको गवर्नर हाउस को अलग तो नहीं था। तो मैं इसको कब डिनाई कर रहा हूं मुजाहिद भाई, आप पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए आप। देखिए, सुनिए मेरी बात। नहीं, आप जब उनको कह रहे हैं कि गवर्नर ने ये किया, नहीं, फिर आप ये तो कहें कि मुझे ये गलती थी आपकी जब आप उनके साथ, ये गवर्नर के साथ तख्ती लगा रहे थे। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो नहीं, सुन आपने सवाल किया, मैं जवाब देता हूं। कोई गलती नहीं थी मेरी, मैं तो अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को लेकर जा रहा था, कोई गलती नहीं थी। अगर गलती थी तो भाई ये जो 2013 में मैं कुछ साइन करके शहर हवाले थोड़ी कर रहा था पीपल्स पार्टी। आप कहां से किस चीज को मिला रहे हैं भाई? मेरा गवर्नर को लेकर जाना शहर में और गवर्नर का साइन करके अल्ताफ हुसैन के कहने पे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस साइन करके शहर हवाले करना, ये एक ही बात है क्या? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सदर पाकिस्तान को भी लेकर जा रहा था, मैं तो कायम अली शाह को, वजीर आला को भी लेकर जा रहा था, मैं तो जो है वो यहां पर आने वाले पंजाब के गवर्नर को भी लेकर जा रहा था। ये इससे कोई मिलती नहीं है बात। आपने इस वाली बात को जोड़ दिया। बिल्कुल जो है वो जो गवर्नर था, वो अपनी गवर्नरी बचाने के लिए, आपके ताल्लुकात वो अपनी गवर्नरी बचाने के लिए, अल्ताफ हुसैन अपनी जो है मिनिस्ट्रियों के लिए, वो ये सब काम कर रहे थे, शहर को हवाले कर रहे थे। हमें ये काम, मुझे ये बगावत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर 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 उस वक्त के लोग इस पीपल्स पार्टी को ये हवाले। 2008 में मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को 9-0 बुलाकर अजय विजय की तरह हाथ में डालकर साथ जीने मरने की कसम खाई थी। एक रहमान मलिक की कॉल पर आप डील होते थे, आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है आपकी नाइलियों की वजह से, इनके जो है वो इनकी बदकारियों की वजह से। पीपल्स पार्टी से आप लड़ेंगे, अब इमरान खान से लड़ेंगे, तो सफर तो आवाम करेंगे यहाँ के शहरी। आप जब वफाक से भी लड़ रहे हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद में किसी वाली को बैठे हुए लड़ रहे हैं, अच्छा आप मशवरा दे दें, सफर तो आवाम करेंगे ना। अगर आप शहरी आवाम की जो को पर सियासत करेंगे, शहरी यानी जो बेचारे पहले से जो उर्दू स्पीकिंग कर लें, उर्दू कर लें, और सिंध से भी लड़े, वफाक से लड़े, उन्हें क्या मिलेगा? उनको पहले क्या मिल रहा है? उनको ये आवाज मिली है। उनको क्या मिलेगा? उनको आज शोदा कब्रिस्तान में ताले पड़ गए। उनका नौजवान मेरे आने के बाद मर नहीं रहा, उनका नौजवान मेरे आने के बाद लापता नहीं हो रहा, उनका नौजवान 15-20 हज़ार आज अपने घरों पे सो रहा है, उनके नौजवान के ऊपर कोई फायरिंग नहीं हो रही कटी पहाड़ी पे, उनके नौजवान को लियारी में उतार कर मार नहीं रहा। आज बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने की तरफ जा रहे हैं, आज कोई उनको रॉक एजेंट बनाकर गिरफ्तार नहीं कर। ये फायदा हुआ है उसको। आज शहर में 22 लोग नहीं मर रहे, ये फायदा हुआ इसको। आज वो सोराब गोट जा रहा है, उसको कोई घूर कर नहीं देखता, ये फायदा हुआ उसको। मेरे आने के बाद इस शहर की सारी इकाइयां जुड़ी हैं। और जो हम ये आवाज उठा रहे हैं, ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले तो ये स्ट्रगल चलने नहीं दी गई है। एक पार्टी की यहां पर होती थी, वो साइन कर लेते थे, सारा शहर चुप होता था, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये फायदा हुआ है मेरे आने का। तो अब जो आ जाते हैं बिल पे जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि वो तो अक्सरियत की बुनियाद पे पास कर दिया उन्होंने, अब आप क्या करेंगे? हम कोर्ट में गए हैं नंबर 1, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 7, 8, 32 और 14A के 140A के खिलाफ है।
ये आईनी तसादुम है। कोई भी जमहूरियत इस बात की इजाजत नहीं देती कि आपकी अगर अददी अक्सरियत है तो आप आइन के खिलाफ कोई कानून पास करें, नंबर वन। फिर हमने तमाम सियासी पार्टीज, तमाम का मतलब है आप पीडीएम के साथ भी शाना बशाना मिलकर इसके साथ लड़ेंगे। पीडीएम में फिर मौलाना को भी कहूंगा और शरीफों को भी कहूंगा। देखिए पीडीएम का हमारा कोई पीडीएम में चूंकि जो है वो पीपल्स पार्टी, पीडीएम में पीपल्स पार्टी के अलावा सारी पार्टियों से हमारी जो है बातचीत हो रही है और है भी। और हमने इस वाली बात को सियासत से बालातर रखकर इस एक पॉइंट पर जो भी हर किसी को उससे बात करेंगे, जो भी इस बिल के खिलाफ है हम उसके साथ जो है वो मुश्तरका लाएमल बना सकते हैं, बना रहे हैं, क्योंकि मैंने इस पर सियासत नहीं करनी है, सियासत आप बाद में करते हैं। और जो भी इसके साथ खड़ा होगा इस बिल के खिलाफ, हम उससे जो है वो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, क्योंकि इस बिल को मैं पाकिस्तान के कराची के खिलाफ समझता हूं। और अगर ये इंप्लीमेंट हो गया और ये चल गया तो पाकिस्तान में बहुत तबाही बर्बादी आएगी। आखिर में एक सवाल तो कर रहा हूं, लेकिन उसको लाइटली लिएगा। यानी इसके लिए फिर हैदराबाद, दुबई उबई आने वाले ये पीर कॉलोनी सबसे बात करेंगे? जो है वो हालात और वाक़यात तमाम चीज़ों का जो है वो फैसला करेंगे, तमाम तर्ज अमल फैसला करेंगे और वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो कुछ होगा लोगों के सामने होगा। शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। जरा आपके पास आऊंगा, फिर जरा आमने सामने जरा ज़्यादा गुफ्तगू पाता है। मुस्तफा कमाल साहब आपने देखा आए ना आपने आए तो बहुत दिन हो गए, आप आए सामने आए, फिर बैठकर फिर आपको मैं जो वो मैं आपको साजिशें सुनाता हूँ, बताता हूँ। अभी तो आपके अभी स्क्रीन पे आपका जलाल देख रहा हूँ, तो आने की जरा मुस्तफा कमाल साहब से गुफ्तगू नहीं आप आए मैं हाजिर हूँगा। मुस्तफा कमाल साहब, मैंने कहा कि जिस जोश खरोश से अपना यानी कहते हैं कि जिस सिंध के शहरी अवाम का केस लड़ रहे थे, और अभी आज गुफ्तगू इसी पर होगी क्योंकि इस बिल ने एक बार फिर सिंध में इख्तियारात की जंग छेड़ दी है। और हाँ, ज़रा लाहौर भी जाना है, पंजाब भी, कि वो तो बदिद हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए आने वाले बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले हमारे बहरहाल साबिक़ा मेयर, उन्होंने बहरहाल कराची के लिए बहुत काम किए, वो तो मानना पड़ेगा। खैर इख्तलाफ उनकी कुछ गुफ्तगू से, कुछ राय से हो सकता है। और अब पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा और माशाल्लाह एक बड़ा घराने से ताल्लुक़ रखता है, सेनेटर ताज हैदर हमारे साथ थे। सेनेटर, अब ये जो आपने देखा कि आपने अक्सरियत की बुनियाद पर ये बिल तो पास कर लिया, लेकिन आप जो है कहा जा रहा है कि लोकल बॉडीज़ के जो इख्तियारात थे एक एक करके सब करके सिंध हुकूमत को दे रहे हैं। यानी एक तरफ आप जब कहते हैं कि वफाक सूबे का इख्तियार छीन रहा है, तो आप भी तो बैठकर शहरी जो इदारे हैं या बल्दियाती इदारे उनके इख्तियार सल्ब कर रहे हैं। ताज भाई, तो इनसे जरा पूछिए स्पेसिफिक कोई बात। ये तो एक जनरल बात होगी ना, नारा हो गया कि आपने इख्तियारात ले लिए। कौन से इख्तियारात ले लिए? और ये इख्तियारात का मामला नहीं था। देखिए जो आखिरी मीटिंग थी इसकी, वो उसमें मुझे बिठाया गया था कि भाई आप बताएं, प्रिजाइड में कर रहा हूं। अच्छा, तो उसमें इख्तियारात की जंग, मैंने कहा कि यू फॉरगेट अबाउट इख्तियारात, काम डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन क्या काम करेगा और किस लेवल पे काम बेहतर हो सकेगा। जैसे कि जो कचरा उठाने का काम था, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो हमारी एजेंसी है, तो वो मेयर बेहतर कर सकता है, ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेयर पे पब्लिक प्रेशर होता है। वो हमने उठा के उधर डाल दी कि ये मेयर के ऑफिस के, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बजाय अब मेयर के पास है। अच्छा, वाटर एंड सेवरेज, उस पर भी पब्लिक का प्रेशर होता है, पानी नहीं आ रहा, गटर का पानी गलियों में खड़ा हुआ है।
ये तमाम चीज जो है हमने कभी मेयर के ऊपर पब्लिक प्रेशर है, ये मेयर पर डालो। ये पहले इनके उसमें नहीं थी दोनों चीजें, मतलब ये दो चीजें पहले मेयर के इख्तियारात में नहीं थी, ना मेयर के दायरे कार में। और मैंने उस मीटिंग में भी इन लोगों को कहा कि भाई अब दायरे कार की बात करो, ये इख्तियारात जो है ये बहुत ही मिसलीडिंग चीज है। मेयर का दायरा कार इनको दे दिया गया। अच्छा, अस्पतालों में गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी इस वक्त जो कुछ कर चुकी है वो आपके सामने है। तो आपने ले लिए ना, नया इक्विपमेंट लाना होता है। इनके अस्पतालों में वही पुराना है पड़ा है। अब्बासी शहीद के अंदर भी हालात जो है वो, तो उसके लिए आपको बड़े बजट चाहिए। और अस्पतालों को हमने पूरे सिंध के सेंट्रलाइज किया है। तो बिल्कुल जैसे कार्डियोवैस्कुलर चल रहा है या गंबत का अस्पताल चल रहा है या दूसरे बड़े बड़े SIUT चल रहा है, तो इस तरीके से हम इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी बनाना चाहते हैं कि भाई अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दूसरे अस्पताल चला रही है, इन अस्पतालों को भी चलाए। नहीं, लेकिन ताज भाई अब वो भी तो उसमें हुआ ना कि जो ऑलरेडी चल रहे थे शहर के निगरानी में अस्पताल, आपने वो भी ले लिए, यानी नए अस्पताल चले। NICD बड़ा अच्छा आपने काम किया है कहते हैं, लेकिन जो अस्पताल पुराने जब से जो थे उनके एक एक करके जो है वो ले लिया आपने। हाँ, नहीं तो एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क है, लेकिन एजुकेशन पे ये जो बंद किए जा रहे हैं ये वो है जो गोस्ट स्कूल थे। एजुकेशन में तो अस्पताल का तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एजुकेशन में जो आपने बंद किए, सरदार शाह कहते हैं 4,500 बंद कर दिए उन्होंने, वो आपके थे स्कूल नहीं है। अगर उस गलती को ठीक कर रहे हैं हम कि भाई एक पॉलिटिकल उसमें बन गए, घोस्ट स्कूल बन गए, ये सारी गलतियां हुई है। घोस्ट आपके जमाने में, और हम इनको जवाब नहीं बना सकते मजीद गलतियां करने का। बिल्कुल जैसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स होते थे, वो अपॉइंटमेंट्स भी गलत तरीके पे होते थे। कौन करता था? अपने अपने लोग टीचर बन जाते थे। अब मैं किसी को टीचर अपॉइंट नहीं कर सकता। अच्छा, पहले तो किया। अब वो तरीकेकार इम्तहान का है, जो भी क्वालिफाई करता है वो जाता है। यानी पीर मजहर के जमाने तक वो था कि हाँ ताज भाई लिस्ट दे दीजिए किस किस को अपॉइंट करना, क्वालिफिकेशन है नहीं है, वो अपॉइंट हो जाता। तो वो उस तरीके को निसार जब आए तो हमने खत्म किया कि भाई अब अच्छा, हम पे भी प्रेशर होता था कि हमारे पीछे आके पड़ जाते थे लोग कि साइंस को करा दीजिए। अब हमारी बचत हो गई कि हमने कहा बाबा इम्तिहान में बैठे, नंबर आएंगे तो हो जाएगा। ये तो समझ लें, मैं जो आ रहा था कि जिस तरीके से 18वीं तरमीम के ज़रिए आपने एजुकेशन ले ली, आपने हेल्थ ले ली, आपने हायर एजुकेशन ले ली, अब आपने तो ले लिया वफाक से, बल्कि इतना बड़ा सूबों को बना दिया, लेकिन जब सूबे ने कहाँ मुंतकिल किया निचली सतह पर, जो कहा जाता है कि असल में इक़्तिदार तो निचली सतह पर होता है, शहरी इलाका होता है। क्या ताज भाई साहब था, सॉरी ताज अदर साहब से मैं चाह रहा था कि ज़रा 18वीं तरमीम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करता, लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई है। और मैं सोचा था ज़रा ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, ज़रा MKM यानी पाकिस्तान, यानी हम ख्वाजा इजहार साहब से पूछें जो लीडर अपोजिशन होते थे, अभी भी बहरहाल MKM दूसरी बड़ी पार्टी है, और ख्वाजा इजहार साहब MKM के इब्तदाई दौरी से इसके साथ वाबस्ता हैं, कई बार MPA इलेक्ट हुए। ख्वाजा साहब शुक्रिया, ये जो सॉरी टू से ख्वाजा साहब इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ आपको, कोरोना के सबब बराह रास्त मुलाकात नहीं होती और आप कहेंगे लीजिए गुफ्तगू शिकायत से की है। आप लोगों को भी माशाल्लाह बहुत इख्तियारात मिले, एक मुख्तसर से अरसे को छोड़कर, यानी जो एक रहा मुस्तफ़ा कमाल का कह दें या आपका दौर कह लें, बाकी शहर का हाल क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर दिया? निकलें आप अपने इलाकों में, जो बर्बादी, जो तबाही, जो नाले, जो गटर, जो सड़कें, ख्वाजा साहब।
जाहिद भाई देखें, ये तो तय है कि पीपल्स पार्टी की तारीख रही है कि कभी भी लोकल गवर्नमेंट उनको सूट नहीं किया। ये इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के डंडे के ऊपर हो गए थे। और अगर आप इख्तियार की बात कर रहे हैं और 2001 नेमतुल्लाह साहब से लेकर 2010 हमारे नाजिम तक का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपके भी मुताद्दिद प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसमें कराची वाकई 56 साल में इतनी तरक्की नहीं की जिसने 2001 से 2010 तक की। अब 2010 के बाद 18वीं तरमीम के नाम पर जो 2013 में ये कानून आया है, तो ये तो मैं उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो मैंने इस असेंबली में इसको अपोज किया था एमक्यूएम ने, और पीटीआई और फंक्शनल और पीएमएलएन सब ने हिमायत की थी। और 2013 में मैंने ये बात कह दी थी कि पूरे सिंध का एक एक यूसी रोएगी, ये इतना ड्रैकोनियन लॉ है। अब जो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की, उसमें बज़ाहिर तो बड़ा मासूम बन रहे हैं कि हमने जी टाउन बना दिए। ये नहीं बता रहे कि टाउन बनाने के बाद उन्होंने इख्तियारात को, ब्यूरोक्रेसी को खपाया, अपने अफसरान को खपाने के लिए जगह बनाई, पैसे को डिवाइड करने के लिए जगह बनाई, ताकि नैब वगैरह जो सारी चीजें देख रही हैं वो सारी इनकी जो मनी ट्रेल है वो गायब हो जाए। और जो इख्तियारात मौजूद थे, जिसमें प्राइमरी हेल्थ थी वो ले ली, प्राइमरी एजुकेशन थी वो ले ली, इसके अलावा वैक्सीनेशन ले ली। यहां तक कि मुजाहिद भाई मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे पास तो लिस्ट है लंबी चौड़ी, आपको नेशनल डेज सेलिब्रेट करने की पावर भी नहीं है। आप कोई कौमी दिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ना 6 सितंबर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये पावर जो छोटी सी पावर थी वो भी इस पूरे लॉ से ले ली है। तो अब ना आप कोई छिड़काव कर सकते हैं डेंगू का, ना ही आप कोई इस किस्म के काम कर सकते हैं, बल्कि आप सिर्फ डीएमसीज या कॉर्पोरेशन के पास पब्लिक टॉयलेट रह गए हैं, वो भी शायद कहीं बने हुए नजर नहीं आएंगे आपको। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं चाहूँगा क्योंकि मैं ख्याल कोशिश कर रहा हूँ कि ताज हैदर साहब जो आप ड्रैकोनियन लॉ कह रहे थे 18वीं तरमीम में, उसमें मैं बात भी करना चाह रहा था। मैं आप पहले चलें, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं ताज भाई की बात करता हूँ। पहले तो लेकिन ख्वाजा साहब ये तो हकीकत है ना, पूरा शहर आपकी मुट्ठी में था, पत्ता भी आपके बगैर नहीं हिलता था इस शहर में। आपको इल्म है कि लंदन से कॉल आती थी, शहर बंद हो जाता था। तो ये 2001 से 2010 में जो आपने काम किए, और ये जिन्होंने काम किए मैं उनसे भी कह रहा था, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। शहरों में काम जो डेवलपमेंट के होते हैं 20, 30, 40 साल के लिए होते हैं, जहां भी जाएं। आपने 2001-10 में कर दिए, तो 10 में अभी 3-4 साल 5 साल से देख ली क्या हुआ। वही जो पार्क थे या जो आपने जो सड़क कह लें या पुल कर लें, उनकी क्या हालत है? क्या 5-5, 8-8 साल के लिए पुल बनते हैं या पार्क या सड़कें? भाई साहब देखें जी, 2010 के बाद आपको ये जहन में रखना है कि फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं और 18वीं तरमीम आई है। तो 2001 का कानून ही नहीं रहा, और 2013 का कानून, जिसको मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने अदालत में भी चैलेंज किया, अपोज भी किया असेंबली में, तो वो जिम्मेदारी तो फिर पीपल्स पार्टी की बनती है ना। आखिरकार वजीर आला शहबाज शरीफ में ऐसी क्या वो थी कि पंजाब में आज सियालकोट, फैसलाबाद, जनूबी पंजाब सब कराची से आ गए, और वजीर आला सिंध में ऐसी क्या ऐसा हीरा जड़ावा था कि लाड़काना मोंजोदाड़ो हो चुका है और कराची लाड़काना बन चुका है। ये सवाल तो आप उनसे करें जो लोकल गवर्नमेंट की कलाबे में ला रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। हमने तो कभी इस निजाम की तारीफ नहीं की जी। मैं जब सेनेटर ताज हैदर साहब से बात कर रहा था, उस वक्त लाइन कट गई थी। जब 18वीं तरमीम की बात करी थी तो मैंने कहा ख्वाजा साहब से भी बात कर लूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेनेटर ताज हैदर साहब से बात कर सकूँ, लेकिन पहले ज़रा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद हाजिर होते हैं। टीवी में मुजाहिद वल्वी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। तो सारी गुफ्तगू सिंधी पर हुई। हमारे मुस्तफा कमाल भाई तो आज बड़े जोश खरोश में थे, शहबाज शरीफ साहब से भी उनका
राब्ता और ताल्लुक़ टेलीफोन के ज़रिए हुआ? बताया तो नहीं, मैंने कहा थी कि आप नहीं बताएंगे, ऑडियो थोड़ी देर बाद लीक हो जाएगी कि क्या आपके उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है। फिर ताज अजहर साहब से ख़ास तौर पर जो मैंने पूछा कि आप 18वीं तरमीम पर लाइन ज़रा कट गई, लेकिन बहरहाल ये जो आमतौर पर कहा यह जाता है कि वफाक को सूबे से देही इलाकों या शहरी इलाकों की इदारों को जब तक इख्तियार मुंतकिल ना हो उस वक्त तक जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। ख्वाजा इज़हार साहब के बाद मेरा ख्याल था कि सिंध पे गुफ्तगू जारी है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा लोकल बॉडीज़ के हवाले से डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ पर पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है, बुज़दार साहब ने, कि अब जो इलेक्शन होंगे बल्दियाती वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही के ज़रिए होंगे। और इसके साथ ही बहुत सारे सवाल पहले ही उठ रहे हैं कि कहते हैं जी कोई पूरे मुल्क के लिए तो खैर 8.5 लाख मशीनें चाहिए, लोकल बॉडीज़ में ये मशीनें आएंगी कैसे, ही उनकी लागत कैसे होगी फौरी तो। और सबसे बढ़कर ये कि गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 31 दिसंबर को हमारे जो मेयर हैं, क्योंकि आपको इल्म है कि अदालत ने तमाम लोकल बॉडीज़ को बहाल कर दिया, जिस तरह लाहौर में भी बहाल हो गए। मुबशिर साहब, उनसे मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेयर लाहौर हैं और ताल्लुक़ नून लीग से है। तो आपने देखा होगा कि ये जो तमाम जगह जो ख़ासतौर पर पिंडी, लाहौर, जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून का गढ़ था या जहाँ पर उनकी अक्सरियत थी, वहाँ से उनके मेयर वापस आ गए और ये अगर ज़्यादा अरसे रहते तो आने वाले इलेक्शन भी असरअंदाज होते। इसीलिए गालिबन पंजाब हुकूमत ने यह तय किया है ना सिर्फ ये कि जल्द से जल्द इंतखाबात करा दें, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक यानी EVM के ही ज़रिए हों। शुक्रिया। मुझे इल्म है कर्नल साहब, शहर लाहौर बहुत बड़ा दारुल-हुकूमत का शहर है, बहुत मसरूफ़ आप होंगे, एक अरसे बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। तो ये क्या पंजाब में वाकई बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं आपकी मुद्दत के बाद, ये हुकूमत कराएगी कर्नल साहब? नहीं कराएंगे सर। मेरी एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं स्ट्रेट वे आपको जवाब देता हूँ सर। जिस हुकूमत से कानून ना बन सके, एक कानून बना हुआ शेल्व हो जाए 2019 का और 2021 का लाइक शटल कॉक कभी इधर कभी उधर हो, तो कैसे? ये सर कैपेसिटी वाली बातें होती हैं। सॉरी टू से नॉट के आई एम फ्रॉम अपोनेंट पार्टी, कैपेसिटी नहीं है और अफसरों से काम लिया जाता है सर डंडे से, सीधी बात है। माशाल्लाह आप रिटायर्ड हो गए, लेकिन लहजा वही आपका जो फौजियों वाला है, आपने सियासी ज़बान में इस्तेमाल किया। सॉरी टू मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर्नल अभी आखिर में क्यों मुस्लिम लीग नून जो है और बाकी अपोजिशन पार्टियाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक ये जो EVM है उससे घबरा रही हैं? क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि पंजाब में ख़ास तौर पर जो शरीफों को कामयाबियाँ हासिल होती रही हैं, चाहे लोकल बॉडीज़ हों, चाहे प्रोविंशियल असम्बली के हों, चाहे कौमी असम्बली के हों, चाहे जमाती इलेक्शन हों, चाहे फ़ौजी दौर में हों, इसलिए कि उनका एक बहुत बड़ी तादाद में जो उनकी बिरादरियाँ हैं, जो उनके बल्कि वो तो कहते हैं जी ठप्पा लगाने वोटर वाले थे, वही गुजरावाला से जाके गुजरात चले जाते थे, गुजरात से जेलम चले जाते थे, जेलम से इधर जाते थे और इस तरीके से वो अक्सरियत हासिल करते थे। इसीलिए इतना डट के जो है EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आप लोग घबरा रहे हैं। और अब जब ये ख़ास तौर पर कहा जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि उसका आगाज़ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से कर रहे हैं, कर्नल साहब जी। सर बात यह है कि इन्होंने कानून ही नहीं अभी तक बनाया। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ना, वो तो बात की बात है ना, वो तो नेशनल असेंबली में जो हो गया। सर आपको पता है कि आजकल हैक होती हैं चीज़ें, इतने सोफिस्टिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो हैकर हैक कर लेते हैं, उसमें अपने आप को इन कर लेते हैं। तो ये तो मशीनें अभी 2-1 बना के इन्होंने दिखा दी है, लाखों की तादाद में चाहिए। क्या ये हैक नहीं होंगी? क्या इनका कंट्रोल बाहर नहीं कहीं पकड़ा जा सकेगा? इट इज़ पॉसिबल। और फिर दूसरी बात यह है कि सर अपोजिशन के साथ जब तक आप बैठ के इलेक्शन कमीशन के बारे में फैसले नहीं करेंगे तो वो लेजिटिमेसी क्या होगी उनकी? ये जो आप सॉरी टू से मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो बहरहाल मेयर हैं, लेकिन सॉरी टू से जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती थी उस ज़माने में क्या होता था? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उसमें कौन सा अपोजिशन से मशवरा किया जाता था? उनके साथ क्या सलूक होता था? जो मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं तो इसको लोकल बॉडीज़ तक रखता हूँ। लेकिन आपकी क़यादत ने भी कौन सी हम आहंगी रखी अपने मुखालफिन के साथ? अगर आपने वो रवायत वो मीसाक जमहूरियत का पास करते पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, तो आज ये PTI के हाथों आपको जो आप कहते हैं ना, इससे पहले इतने बड़े मुजालिम नहीं हुआ। खैर मैं आगे निकल गया। लेकिन अगर
अगर और सियासत में अगर का इम्पोर्टेंट लफ्ज़ होता है, आप तो खैर माशाल्लाह मैंने कहा रिटायर्ड कर्नल होने के बाद सियासत में भी बड़ा पुख्ता कार हैं। अगर हो गए बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि आपका दावा है और आपका कहना है कि इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर हुए और ईवीएम के ज़रिए हुए तो उसमें शिरकत करेंगे या बाइकाट करेंगे मोहतरम कर्नल मुबश्शिर साहब? हम तो तैयार हैं सर, हमें सुबह इलेक्शन करवा लें, हमें कोई परवाह नहीं। 31 दिसंबर को हमारा टेन्योर हो रहा है ख़त्म। तो इन्होंने अभी तक इनकी हल्का बंदियाँ भी नहीं हैं, जो ये कह रहे हैं ना ये जो नेबरहुड काउंसिल्स, उसकी डिलिमिटेशन नहीं है। अभी तक यही नहीं मुत्तफिक हो रहा है कि कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी हर ज़िले में। हाँ, तो हमारे कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर मेयर लाहौर का ये कहना है कि अव्वल तो बल्दियाती इलेक्शन होने ही नहीं जा रहे, और अगर इलेक्शन बल्दियाती हो भी गए तो इतने कम अरसे में। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह है, क्योंकि कोई 8-8.5 लाख ये मशीनरी आ रही है। कुछ कहते हैं जी इसकी 1 अरब 50 करोड़ लागत है, फिर इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इन मशीनों पर, और फिर ये भी होगा कि इतना बड़ा जब अगर 1 अरब, शायद हमारे मैंने फवाद चौधरी साहब से भी मालूम किया था, उन्होंने कहा नहीं इतना पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन कहते ये है कि कोई 1 अरब 25 करोड़ डॉलर। मौजूदा इलेक्शन जो है वो गालिबन कोई 30-40 अरब में हो जाया करते थे, और अब तो खैर हमारी हुकूमत ने मजबूर कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को मशरूत कर दिया है कि उनको पैसे उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक आप इलेक्ट्रेशन में तहकीक नहीं करेंगे। इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आज नहीं, अब पीर को। मुजाहिद को GTV से इजाज़त दीजिए।